तो और दोस्तों कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो रिटर्न ऑफ द माउंट हुआ सेट के इस एपिसोड की शुरुआत वही से होता है जहां से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि चुंगमंग माउंट हुआ सेट के सभी डिसाइबलों को धमकाकर सुबह 5 बजे उठाकर उनसे ट्रेडिंग करवाया था और खुद भी ट्रेडिंग किया था, जिसके वजह से उन सभी डिसाइबलों का हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था। और लास्ट में इंस्ट्रक्टर आकर जब ये सब देखा था तब वो भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था। तो आप हमें इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है इंस्ट्रक्टर चुंगमंग के सामने जाता है और उसे देखते हुए अपने मन में बोलता है, ये बच्चा वो तो पूरी तरीके से थक चुका है, यहाँ तक कि खड़े रहने पर उसके पैर भी कांप रहा है। और फिर चिल्लाते हुए बोलता है, जल्द से जल्द जाकर कोई उसके लिए पानी लेकर आओ। चुंगमंग को कुछ भी समझ में नहीं आता है और वो हैरान होकर अपना सर खुजाते हुए बोलता है, आपको इस बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है मास्टर। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे पानी लाकर दे दिया जाता है और वो पानी पी भी लेता है। इंस्ट्रक्टर बोलता है, अब जबकि तुमने अपना प्यास बुझा लिया है तो फिर मुझे बताओ कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या। चुंगमंग हंसते हुए बोलता है, नहीं नहीं, ये उतना भी ज्यादा खास नहीं है, ये सिर्फ कुछ मॉर्निंग एक्सरसाइज है जिसे हमने आज से एक साथ शुरू करने का डिसाइड किया है। क्योंकि ये पहला दिन था इसीलिए शायद से वो लोग कुछ ज्यादा ही खुश हो गए होंगे और एक्साइटमेंट में अपने आप को कुछ ज्यादा ही पुश कर दिया होगा। वो लोग मुंह से तो कुछ भी नहीं बोलता है लेकिन इशारों से इस बात के लिए मना करने लगता है। इंस्ट्रक्टर अपने मन में बोलता है, क्या वो लोग एक्साइटेड थे? और फिर उनके तरफ देखता है जो घबरा रहा होता है। फिर वो चुंगमंग के तरफ देखता है और फिर दोबारा से अपने मन में बोलता है, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? आखिरकार वो सभी इस बच्चे से डरे हुए क्यों हैं? वो सभी खुद को माउंट हुआ सेट के डिसाइबल कहते हैं लेकिन फिर भी वो सभी सिर्फ एक न्यूकमर से डर रहा है। मुझे शायद से उसे चेतावनी देनी चाहिए। और फिर खांसते हुए उसके ध्यान को अपने तरफ करते हुए बोलता है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? प्लम ब्लॉसम बोर्डिंग हाउस के अपने कुछ खुद के नियम हैं। तुमसे किसने कहा कि तुम ट्रेडिंग के लिए डिसाइबलों के सोने के टाइम का इस्तेमाल कर सकते हो? ये सुनकर चुंगमंग कुछ देर के लिए खामोश रहता है और फिर स्मेल करते हुए बोलता है, ठीक है तो फिर मैं इसे रोक देता हूँ। इंस्ट्रक्टर हैरान होते हुए अपने मन में बोलता है, क्या ये वो जवाब नहीं है जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था? ठीक है तो फिर मैं इस बात पर फोकस करूंगा कि उसने अपने सीनियरों को धमकाया। और फिर उसके चेहरे की तरफ देखता है जो कि अभी भी स्माइल कर रहा होता है, जिसे देखकर इंस्ट्रक्टर बोलता है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो फिर ये हर किसी को बेवकूफ जैसा बना देगा। थर्ड क्लास के डिसाइबल पहले से ही बेवकूफ है क्योंकि उन पर एकलौता न्यूकमर्स के द्वारा ट्रेडिंग का प्रेशर डाला जा रहा है और मैं उन बेवकूफों को पढ़ाने वाला सबसे बड़ा बेवकूफ बन जाऊंगा। और तभी चुंगमंग बोलता है, 1 महीना प्लीज हमें 1 महीना दे दीजिए मास्टर। मैं 1 महीने के अंदर आपको एक सेटिस्फाइंग रिजल्ट दूंगा। मैं अपने सीनियरों के डिटर्मिनेशन को बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। भले ही ये एक बहुत ही मुश्किल ट्रेडिंग था लेकिन उनमें से एक ने भी अब तक शिकायत नहीं की। और फिर चिल्लाते हुए बोलता है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ सीनियरों? उन सभी को ना चाहते हुए भी इस बात के लिए हाँ बोलना पड़ता है। इंस्ट्रक्टर फिर से झोंगरियों की तरफ देखकर अपने मन में बोलता है, शायद से उसका मतलब ये है कि किसी ने उससे शिकायत करने की हिम्मत नहीं की। इस तरह का लड़का आखिरकार ये आया कहाँ से? उसने थर्ड क्लास के डिसाइबलों पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया लेकिन वो उस कंट्रोल का इस्तेमाल ट्रेडिंग के अलावा और किसी चीज पर करना नहीं चाहता है। फिर वो चुंगमंग को बोलता है, ये तुम्हारे लिए भी आसान नहीं होगा। तो आखिरकार तुम हर सुबह ट्रेडिंग पर इतना जोर क्यों देते हो? चुंगमंग बोलता है, हम इंस्ट्रक्टर के ट्रेडिंग से काफी ताकतवर बनते हैं लेकिन हम अपने ओर से और ज्यादा मेहनत करके इसे और भी तेज कर सकते हैं। इसीलिए हमारे ट्रेडिंग के लिए सोने के समय का इस्तेमाल करना सही है। इंस्ट्रक्टर सोचता है तो उन्हें लगता है कि उनके ट्रेडिंग प्रोसेस में किसी भी कारण की जरूरत नहीं है। और फिर उससे पूछता है, और तुम अपने सीनियरों के साथ किस तरह से पेश आओगे? चुंगमंग बोलता है, संस्कार। मैं अपने सीनियरों के शब्दों को आकाशवाणी की तरह
मानूंगा। जो सुनकर इंस्ट्रक्टर फिर से अपने मन में बोलता है वो अपने सीनियरों को नीचा नहीं दिखाएगा और उनके पोजीशन को बनाए रखने के लिए उनके साथ संस्कारी बच्चे की तरह पेश आएगा। जिसके बाद इंस्ट्रक्टर हल्का सा स्माइल करता है और फिर उन सभी डिसेबलों को बोलता है क्योंकि तुम सब लोग अपने मर्जी से भोर के ट्रेडिंग में हिस्सा लोगे, इसीलिए मैं तुम सबके इस डिसीजन से बहुत ही खुश हूँ। अगर तुम सब इस कोशिश को जारी रखते हो तो फिर तुम लोग जरूर से ग्रेट रिजल्ट को हासिल करोगे और तुम सब लोग ऐसा करना कंटिन्यू रख सकते हो। वो सभी डिसेबल ये बोलने की कोशिश करने लगता है कि प्लीज हमें बचा लीजिए, लेकिन तभी इंस्ट्रक्टर पलट कर वहाँ से चला जाता है। वो लोग इंस्ट्रक्टर को बुलाने की कोशिश करता है और तभी चुंगमांग पीछे से उंगलियां चटकाते हुए बोलता है सीनियरों, ऐसा नहीं है कि मैं आप सभी को मार डालूंगा, क्यों ना हम सब लोग बोर्डिंग हाउस के अंदर थोड़ा बातचीत करते हैं। ये सुनकर वो सभी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और फिर हमें सिर्फ उनके चिल्लाने के आवाज सुनाई देता है। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि चुंगमांग कल्टीवेशन कर रहा था। वो बोलता है हालांकि ये अब भी छोटा और कमजोर डेंटियन है, लेकिन अब ये सेटल होने लगा है और उस दौरान मुझे माउंट हुआ सेट के बारे में बहुत कुछ पता चला। सबसे पहले व्हाइट प्लम ब्लॉसम बोर्डिंग हाउस, जैसा कि मैंने सोचा था ये जगह एक प्राइवेट डोमिट्री की तरह बन गया है। मास्टर और डिसेबल के कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए लोगों के कमी के वजह से इसे जल्दबाजी में दिया गया था। दूसरा, सेट लीडर और सेट के मास्टर, अगर उनके पर्सनालिटी को साइड में रखा जाए तो फिर वो कमजोर हैं। उनके ताकत का कंपेयर 100 साल पहले की माउंट हुआ सेट के साथ बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता और इसी तरीके से उनके डिसेबल भी बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं। इसके अलावा थर्ड क्लास के ज्यादातर डिसेबल सिर्फ सोशल कनेक्शन के वजह से ही सेट में एंटर किया, लेकिन जबकि ग्रेट चुंगमांग यहाँ पर मौजूद है तो फिर इन सब चीजों का कोई भी मायने नहीं रखता। सबसे स्ट्रॉन्ग सेट बनाना ये कोई ऐसा सपना नहीं है जिसे पूरा नहीं किया जा सकता और इसीलिए मैं इसे जरूर से पूरा करूंगा। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें एक जगह पर सभी डिसेबलों को खाना खाता हुआ दिखाया जाता है और वहाँ पर जब डिसेबल खाना खा रहा था तब एक डिसेबल के हाथ से चॉपस्टिक नीचे गिर जाता है। हमें दिखाया जाता है कि ट्रेडिंग करते करते उन सभी डिसेबलों का हालत बहुत ही ज्यादा खराब होता है। वो डिसेबल बोलता है हमें इस हद तक ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए जहाँ पर कि हम अपना खाना भी नहीं खा सकते। सीनियर ब्रदर गोल, क्या आप प्लीज उसे कुछ कह सकते हैं? मैं कई दिनों से अपने चॉपस्टिक का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ और ये चीज मुझे पागल कर रहा है। गुल बोलता है तुम लोग बहुत ज्यादा बातें करते हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सीनियर तुम लोगों का काम करने वाला लड़का है, ऐसा नहीं है कि वो तुम सबको नजरअंदाज कर रहा है, तो फिर तुम लोग खुद जाकर उससे बात क्यों नहीं करते? ये सुनकर सभी डिसेबल हैरानी के साथ गुल की तरफ देखने लगता है और गुल अपना खाना छोड़कर टेबल से उठते हुए बोलता है सीनियर, क्या मुझे आपका थोड़ा सा टाइम मिल सकता है? इसके बाद हमें उन दोनों को बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर कि सीनियर गुल को बोलता है तुम तो काफी ज्यादा रिफ्रेश दिखाई दे रहे हो। गुल बोलता है सीनियर, आप माउंट हुआ सेट के बारे में क्या सोचते हैं? सीनियर यूनजोंग बोलता है इस सवाल का जवाब देना काफी ज्यादा मुश्किल है। गुल बोलता है एक बार जब मैं अपना होम टाउन वापस जाने का फैसला कर लूंगा तो मेरे लिए ये सब खत्म हो जाएगा। लेकिन आपका क्या सीनियर, क्या आप अपना पूरा लाइफ माउंट हुआ सेट में बिताने के बारे में प्लान कर रहे हैं? योनजोंग इसका जवाब हाँ में देता है। ये सुनने के बाद वो थोड़ा खामोश रहता है और फिर बोलता है मैंने सोचा था कि माउंट हुआ सेट सच में खत्म हो जाएगा। योनजोंग बोलता है ऐसे बातें मत कहो, ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसे तुम्हें इतने आसानी से कहना चाहिए। गुल बोलता है लेकिन मैंने अपना मन बदल लिया है चुंग मायोंग, उसके आने के बाद भले ही हमें इसके लिए मजबूर किया गया था, मुझे हमारे मॉर्निंग ट्रेडिंग के बाद इसका एहसास हुआ। जब ट्रेडिंग की बात आता है तब मैंने कभी अपने आप को इतना ज्यादा पुश नहीं किया और फिर भी वो बच्चा जब वो
हमसे कई गुना ज्यादा ट्रेडिंग कर रहा था। तब वो अपने आप को ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखाया कि वो थका हुआ है, और मैं उसे ऐसा करते हुए देखने के बाद अपना बेस्ट ट्राई करने की कोशिश करना चाहता था। फिर वो योनजोंग के तरफ घूमता है और स्माइल करते हुए बोलता है, मैं अपना बेस्ट ट्राई करना चाहता हूँ और एक ऐसा काबिल मास्टर बनना चाहता हूँ ताकि मैं पूरे वर्ल्ड को लीड कर पाऊँ। ये सुनकर योनजोंग भी स्माइल करता है और बोलता है, हाँ मैं तुम्हारे सोच के तारीफ करता हूँ। हमें दिखाया जाता है कि वहीं पर एक पेड़ में चुंगमांग बैठा हुआ था और वो उन दोनों की सभी बातों को सुन रहा था। वो उन दोनों के बातों के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसको बहुत सारे लोगों के चिल्लाने के आवाज सुनाई देता है जो कि बोलता है, सेट लीडर बाहर निकलो, जल्द से जल्द दरवाजा खोलो वरना हम इसे तोड़कर अंदर चले आएंगे। हमें मेन गेट के सामने बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है। वो सभी मेन गेट को तोड़कर अंदर चला आता है और फिर मास्टर अनम और इंस्ट्रक्टर को बोलता है, आखिरकार सेट लीडर कहाँ पर हैं? अभी के अभी उसे हमारे सामने आने के लिए कहो। वो दोनों उन्हें रोकने की कोशिश करते हुए बोलता है, आप लोग यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते। चुंगमांग पेड़ के ऊपर से ये सब देखकर बोलता है, वो सभी माउंट हुआ सेट के गेट को तोड़कर अंदर घुस गए। आखिरकार यहाँ पर क्या तमाशा चल रहा है? वो लोग बोलता है, हम लोग काफी देर तक इंतजार कर लिए और हम बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर सकते। आखिरकार तुम लोग हमारे कर्जा कब चुकाओगे? कर्जे का नाम सुनते ही चुंगमांग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो हैरानी के साथ बोलता है, क्या कर्जा? हाउटियन सेट कर्जे में है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सेट लीडर बाहर आता है और उधर चुंगमांग भी बातें ठीक से सुनने के लिए उनके पास आता है। सेट लीडर बाहर आने के बाद उन सभी से पूछता है, आखिरकार इतने रात में तुम सब लोग यहाँ पर क्यों आए हो? चुंगमांग मन में बोलता है, इसमें कोई भी शक नहीं है, वो सच में माउंट हुआ सेट का सेट लीडर है। उनके हर हरकतों और बात करने के तरीकों से एक अलग ही ऑरा निकल रहा है। एक बंदा सेट लीडर को बोलता है, आखिरकार तुम इस तरह से कैसे एक्ट कर सकते हो जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। और तभी एक आदमी खांसते हुए आगे आकर बोलता है, आप कैसे है सेट लीडर? सेट लीडर बोलता है, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि पेविलियन ओनर कॉन्ग खुद यहाँ पर आएंगे। कॉन्ग हंसते हुए बोलता है, सच में मैं बहुत ही ज्यादा असहज महसूस कर रहा हूँ कि मैं ऐसे किसी चीज के लिए आपसे यहाँ पर मिलने के लिए आया। अगर सच कहूँ तो मैं दोबारा माउंट हुआ सेट पर चढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन कई लोगों ने मुझे यहाँ पर आने के लिए बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट किया, इसीलिए मुझे उम्मीद है कि आप मेरे बातों को समझेंगे। सेट लीडर, आपको इन लोगों के वजह को समझना होगा। जिस तारीख पर हम सहमत हुए थे वो बहुत पहले ही बीत चुके हैं। हमने पहले भी कई बार माउंट हुआ सेट के हालातों को समझने की कोशिश कर चुके हैं। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से काम करते तो फिर वादा किए गए समय को पार करने के लिए हम आपको इसके कीमत चुकाने के लिए कहते, लेकिन हम अपने जीवन में कई बार माउंट हुआ सेट के कर्जदार रहे हैं। वैसे हम आपके प्रति ज्यादा कठोर होने की कोशिश नहीं करेंगे। 7 दिन, हम आपको 7 दिन का मोहलत देते हैं। अगर आप इस समय के अंदर हमारे कर्जे को चुका नहीं पाते हैं तो फिर हम माउंट हुआ सेट के टेम्पल पर कब्जा कर लेंगे। ये सुनते ही चुंगमायोंग बहुत ही ज्यादा हैरान होकर वहाँ पर थोड़ा चिल्ला देता है और वो तुरंत ही अपने मुंह को बंद कर लेता है। वो मोटा आदमी हंसते हुए बोलता है, ऐसा लगता है कि मैंने बच्चों को कुछ ऐसा दिखने दिया जो उन्हें दिखने देना नहीं चाहिए था। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें बोर्डिंग हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि चुंगमांग ने ये सब बातें गुल और एक और डिसाइबल को बता दिया होता है और उनसे चुंगमांग को पता चला कि वो लोग हुआ प्रोविंस के मर्चेंट थे। चुंगमांग अपने मन में सोचते हुए बोलता है, आखिरकार कौन जानता है कि वो लोग मेरे साथ क्या करेगा। शायद से मुझे इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। और तभी गुल उस दूसरे बंदे से पूछता है, ब्रदर क्या हुआ
प्रोविंस। ये उसी गांव का नाम है जो माउंट हुआ सेट के नीचे है। वो लड़का बोलता है, हाँ सीनियर, ये मुझे तब से याद है जब मैं अपने पिताजी के साथ घूमने के लिए जाया करता था। गुल पूछता है, तो क्या ये बात सच है कि माउंट हुआ सेट ने उन मार्सेंट से पैसा उधार लिया था? वो लड़का बोलता है, सच कहो तो मैं सच में इस बारे में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन मैं पवेलियन के ऑनर को जानता हूँ। वो हुआ प्रोविंस के ताई हुआ पवेलियन का ऑनर है, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा पवेलियन है, और जाहिर तौर पर वो एक अमीर मर्चेंट है जो कई अलग अलग बिजनेस करता है। चुंगमैन बोलता है, ताई हुआ पवेलियन, क्या वो ताई हुआ पवेलियन का ओनर है? ये बोलते हुए वो बहुत ही अजीब तरह के चेहरे बनाने लगता है, जिसे देखकर वो दोनों ही बहुत ही घबरा जाता है और घबराते हुए उसे शांत रहने के लिए बोलता है। चुंगमैन बोलता है, शांत हो जाओ, क्या तुम सचमुच मुझे शांत रहने के लिए कह रहे हो? और यहाँ पर चुंगमैन हमें बताता है कि ताई हुआ पवेलियन असलियत में माउंट हुआ सेट के अंडर में था। चुंगमैन गुस्से के साथ उस बंदे के कॉलर को पकड़कर उससे पूछता है, क्या वो इंसान सच में ताई हुआ पवेलियन का ओनर है और वो हमें पैसा देने के बाद माउंट हुआ सेट के पवेलियन को कब्जा करना चाहता है? वो लड़का घबराते हुए बोलता है, हाँ ये बिल्कुल सही है। जिसे सुनकर चुंगमैन उसके कॉलर को छोड़ देता है और अपने मन में सोचते हुए बोलता है, ये सब तो कहीं से भी बिल्कुल भी जुड़ नहीं रहा है। ये बहुत ही ज्यादा अजीब है कि ताई हुआ पवेलियन, जिसमें सबसे पहले माउंट हुआ सेट का कब्जा था, उसने माउंट हुआ सेट को पैसा उधार दिया, जबकि ये सब चीजें एक दूसरे से बिल्कुल भी जुड़ नहीं रहा है। तो फिर इसका सीधा सा मतलब है कि चीजें बहुत ही गलत दिशा में जा रहा है। फिर वो गुल को बोलता है, सीनियर गुल, आप वो चीज लेकर आइए जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। गुल तुरंत ही वहाँ से भागते हुए चला जाता है और एक पूरे काले कलर का कपड़ा लेके आके उसे देते हुए उससे पूछता है, लेकिन आखिरकार आप इससे क्या करने वाले हैं? चुंगमैन उस कपड़े को पहनते हुए बोलता है, बुद्धिज्म में एक बहुत ही पुरानी कहावत है, किले बुद्धा किल योर फोरफादर। अगर तुम किसी बुद्धा से मिलो तो उसे मार डालो, अगर तुम्हारा अपने पूर्वज से सामना हो तो उसे मार डालो। इसका मतलब यह है कि अगर तुम सच्चे दाव के रास्ते पर चलना चाहते हो तो फिर तुम्हें सबसे पहले दाव के रास्ते का उल्लंघन करना होगा, और मैं दाव का असली रास्ता खोजने के लिए निकलूंगा। यहाँ पर जो बुद्धा और फोरफादर को मारने की बात किया गया है, इसका मतलब उन्हें सच में मारना नहीं है, मतलब कि कोई ऐसी चीज जिसमें तुम अट्रैक्ट होते हो उसका त्याग करना है। उसके नए लुक को देखकर गुल और वो दूसरा लड़का दोनों ही बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए बोलता है, बेवकूफ, आखिरकार तुम इन कपड़ों में कहाँ जा रहे हो? तुम सेट को छोड़कर बाहर जाने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो, है ना? उसके ये बोलते ही चुंगमैन बिल्कुल एक निंजा के तरह दीवार को कूदते हुए बाहर चला आता है। फिर वो सामने एक पगोड़ा की तरफ देखता है जहाँ से कि बहुत ही ज्यादा जोर जोर से हंसने की आवाज आ रहा था। हमें दिखाया जाता है कि वो सभी लोग जो कि सेट में कर्जा वसूलने के लिए आया था, वो लोग उसके अंदर खाना खा रहा होता है। एक बंदा बोलता है, सेट लीडर बहुत ही ज्यादा चिंता में थे, क्या आपने उसके चेहरे को देखा? मतलब कि वो लोग इसी तरह से मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से हंस रहा था। एक बंदा बोलता है, वो और भी ज्यादा घबरा गया था क्योंकि पवेलियन ऑनर कॉन्ग हमारे साथ था, क्या ये बात सच नहीं है? कॉन्ग बोलता है, हालांकि मैं एक मर्चेंट हूँ जो कि सिर्फ प्रॉफिट को देखता है, लेकिन मुझे उनके साथ ऐसा करने से दुख हो रहा है। आखिरकार हम कई पीढ़ियों से उनके साथ बहुत ही अच्छे रिश्ते में थे। वही बंदा बोलता है, हाँ आपने अपना बेस्ट ट्राई किया जो आप कर सकते थे, आपने पहले भी कई बार उन्हें वक्त दे चुके हैं, हर कोई आपकी उदारता की तारीफ करेगा। कॉन्ग हंसते हुए बोलता है, मुझे भी उम्मीद है कि यही हो, और अपने मन में सोचते हुए बोलता है, इन लोगों को तो बिल्कुल भी चिंता नहीं है और माउंट हुआ सेट को बहुत ही आसानी से ले रहा है। माउंट हुआ सेट की ताकत कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कमजोर नजरों से देखा जाए। माउंट हुआ सेट के असली ताकत उनके कॉम्बैट पावर में नहीं है। माउंट हुआ सेट के बारे में सावधान रहने वाले सबसे बड़ी चीज उनके इतिहास है। कम से कम शांगजी प्रोविंस में माउंट हुआ सेट के कॉन्ट्रैक्ट के बिना किसी को ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन हालांकि आजकल वे
काफी कमजोर हैं। आप कह सकते हैं कि वो इस बतख की तरह नरम हो गए जिसका स्किन इस कमजोर चॉपस्टिक के साथ भी फट रहा है। एक बंदा पूछता है, पेविलियन ओनर को माउंट हुआ सेट से टेम्पल को लेने के बाद आप उसके साथ क्या करेंगे? मेरा मतलब है कि उसे बेचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, इसलिए इसके बदले उनसे कुछ और मांगने के बारे में क्या ख्याल है? कॉन्ग बोलता है, उनके टेम्पल का कीमत तुम्हारे सोच से भी कई गुना ज्यादा है। पहले नजर में ये किसी पुराने टेम्पल जैसा लग सकता है, लेकिन मैं इसकी कीमत की गारंटी दे सकता हूँ। वो बंदा बोलता है, मुझे सचमुच समझ में नहीं आ रहा है कि आपका क्या मतलब है। कॉन्ग मन ही मन उसे बेवकूफ कहकर गाली देता है और फिर उन्हें बोलता है, मैं सच में तुम्हें सीधे तौर पर नहीं बता सकता, लेकिन हम अपने फायदे के लिए माउंट हुआ सेट के दुश्मनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि कितने से इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने की कोशिश करेगा और उस टेम्पल को खरीदने के लिए कितना सारा पैसों का इस्तेमाल करेगा? तो इसीलिए प्लीज कोई भी चिंता ना करे, मैं ये पक्का करूंगा कि हर किसी को उनके पैसों का कीमत मिले। ये सुनकर वो सभी के सभी हैरान और खुश दोनों हो जाता है। एक बंदा बोलता है, सच में आप तो बहुत ही शातिर इंसान हैं। ये बोलकर वो सभी के सभी बहुत ही ज्यादा खुश होकर शराब पीने लगता है। इसके बाद हमें उनमें से एक बंदे को पूरी तरीके से टल्ली होकर एक गली से गुजरता हुआ दिखाया जाता है और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है, अगर मैं माउंट हुआ सेट से पैसा पाने में कामयाब हो गया तो फिर ये मेरे पूरे लाइफ के लिए काफी होगा। और पवेलियन ओनर कॉन्ग पैसों के मामले में बहुत ही समझदार इंसान है। और तभी हमें चुंगमैंग को दिखाया जाता है जो कि अचानक से उसके सामने आ जाता है, लेकिन वो तो उसे ठीक से देख भी नहीं पाता है। चुंगमैंग उसे वहीं पर रुकने के लिए बोलता है और वो बंदा चुंगमैंग को देखते हुए अपने मन में बोलता है, क्या वो एक चोर है? आखिरकार वो अचानक से यहाँ पर कैसे आया? और वो तो काफी ज्यादा छोटा है। इससे भी जरूरी बात तो ये है कि क्या चोर हमेशा इसी तरह के कपड़े पहनता है? ये तो ये साबित करता है जैसे कि वो पूरे दुनिया को बता रहा हो कि वो चोर हो। फिर वो चुंगमैंग से पूछता है, क्या तुम चोर हो या फिर कुछ और? चुंगमैंग बोलता है, मुझे पैसों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, बस मेरे कुछ सवालों का जवाब दो और मैं तुम्हें यहाँ से बिना किसी नुकसान के आराम से जाने दूंगा। वो आदमी बोलता है, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें जवाब देना नहीं चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त ऐसा करने की नौबत नहीं आएगा, क्योंकि मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त हैं, जरा तुम उनसे मिल लो। वो मुझे बिल्कुल भी अकेले नहीं छोड़ते हैं। हमें दिखाया जाता है कि उसके इतना बोलते ही वहाँ पर उस बंदे के बहुत सारे गार्ड आ जाता है और चुंगमैंग उन्हें देखकर हैरानी के साथ अपने मन में बोलता है, लगता है कि वो थोड़ा हाई क्लास के बॉडीगार्ड हैं। एक बॉडीगार्ड उस आदमी से पूछता है, हमें उसके साथ क्या करना चाहिए? क्या हमें उसे मार डालना चाहिए? वो आदमी बोलता है, नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, उसे पकड़ो और बस इतना पक्का करना कि वो कम से कम बात कर सके। ये बोलने के बाद वो उल्टी तरफ मुंह करके खड़ा हो जाता है और पीछे से उसको बहुत ही ज्यादा मारने पीटने की आवाज सुनाई देता है, जिसे सुनने के बाद वो पीछे की ओर घूमते हुए बोलता है, क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि तुम उसे सिर्फ थोड़ा सा ही पीटो ताकि वो कम से कम बात कर सके? लेकिन फिर वो अचानक से खामोश हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर बॉडीगार्ड ने चुंगमैंग को नहीं बल्कि वहाँ पर चुंगमैंग ने उन सभी बॉडीगार्ड को मार पीट कर एक बराबर कर दिया है। चुंगमैंग बोलता है, लोगों को सच में ये सीखने की जरूरत है कि दूसरे उनसे क्या कहना चाहता है, लेकिन आजकल कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ऐसा करने से इनकार करता है। और फिर उस आदमी को अपने पास बुलाते हुए बोलता है, मैं ये बात तुमसे फिर से कह रहा हूँ, अगर तुम मेरे सवालों का जवाब देते हो तो फिर मैं तुम्हें यहाँ से बिल्कुल सही सलामत जाने दूंगा। क्या तुम मेरे बात को समझ रहे हो? वो आदमी बोलता है, हाँ बिल्कुल सर, मैं समझ गया। और तभी चुंगमैंग उसके कॉलर को पकड़ता है और गुस्से के साथ बोलता है, अब तुम हाँ बोल रहे हो, अगर तब तुमने मुझे चुपचाप मेरे सवालों का जवाब दे दिया होता तो फिर मैं तुम्हें यहाँ से बिल्कुल सही सलामत जाने देता, लेकिन जबकि पहले तुमने मुझे मारने
समझाने की कोशिश की। तो फिर मैं तुम्हें यहाँ से ऐसे ही कैसे जाने दे सकता हूँ? चिंता मत करो, मैं ये पक्का करूँगा कि कम से कम तुम बात कर सको। और फिर उसका धुलाई करना शुरू कर देता है। हमें दिखाया जाता है कि मार खाने के बाद उस आदमी का शकल पूरी तरीके से सूज चुका होता है। और वो बोलता है दरअसल बात क्या है। वो आदमी कहना चाहता था कि दरअसल बात ये है, लेकिन चोटों के वजह से वो गलत बोल देता है, जिसे सुनकर चुंगमांग बोलता है इससे पहले कि मैं तुम्हें दोबारा पीटना शुरू करूं, तुम अपना प्रोनाउंसिएशन ठीक करो। वो आदमी घबराते हुए बोलता है हाँ सर, मैं साफ साफ बोलूंगा। फिर वो माउंट हुआ सेट के बारे में उसे सब कुछ बता देता है, जिसे सुनने के बाद चुंगमांग बोलता है तो तुम ये कह रहे हो कि तुमने माउंट हुआ सेट को 1 लाख नियांग उधार दिया है? वो आदमी बोलता है हाँ ये सच है। चुंगमांग गुस्से के साथ बोलता है क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या बोल रहे हो? अगर मैं वापस जाकर मेरे अंडरवेयर तक सब कुछ बेच दूं तो फिर भी मैं 10,000 नियांग तक नहीं कमा पाऊंगा। 1 लाख नियांग तो दूर की बात है, और तुम ये कह रहे हो कि तुमने माउंट हुआ सेट को 1 लाख नियांग उधार दिया है, जो अब ढहने की कगार पर है। वो बोलता है मैं इसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। हाई इंटरेस्ट रेट इसी तरह से काम करता है। अगर आप हाई इंटरेस्ट रेट के साथ कर्जा लेते हैं तो फिर इसमें ब्याज का भी ब्याज बढ़ता है, और जब तक आप इसे चुका नहीं देते हैं तब तक ये बढ़ता ही रहेगा। और अगर आप इसे चुकाने में थोड़ा देर करते हैं तो फिर ब्याज असली अमाउंट से भी ज्यादा हो जाता है। इसी तरीके से वो उसको समझाने लगता है, और तभी चुंगमांग उसके सर पर एक जोरदार मुक्का मारते हुए बोलता है अपना बकवास बंद करो, इसमें प्राउड करने वाला कुछ भी नहीं है। और हाँ, तुमने क्या कहा था? तुम हुआ उन फैब्रिक शॉप के मालिक हो? वो आदमी बोलता है हाँ। चुंगमांग पूछता है आखिरकार तुमने हुआ उन फैब्रिक शॉप कब खरीदा? वो आदमी बोलता है माफ करना, मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या पूछने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे फैमिली के पास जनरेशन से फैब्रिक शॉप था। चुंगमांग मन में बोलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हुआ उम फैब्रिक शॉप माउंट हुआ सेट के ही बिजनेस में से एक था। हुआ उम प्रोविंस के सभी बेहतरीन बिजनेस ओरिजिनली माउंट हुआ सेट से ही जुड़ा हुआ था। हुआ उम प्रोविंस का विकास माउंट हुआ सेट के वजह से ही हुआ, और इससे पहले वो सिर्फ एक आम सा गाँव था और आसपास थोड़ा बहुत खेती का खेत था। हमने मैनेजमेंट का काम वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर छोड़ दिया था, लेकिन शायद से उन लोगों ने उन पर कब्जा करने का मौका उठा लिया था जब माउंट हुआ सेट कोलैप्स के कगार पर था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो उस बंदे को दोबारा से पीटना शुरू कर देता है। वो आदमी बोलता है आखिरकार आप मुझे फिर से क्यों पीट रहे हैं? और तभी पीछे से एक गार्ड उठकर चुंगमांग को बोलता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे कायरों की तरह अचानक पीछे से हमला करने की? तुम्हारे स्किल को देखकर लग रहा है कि तुम कुछ भी नहीं हो, तो चलो मुझे अपना चेहरा दिखाओ। मैं स्क्वाड वॉरियर जंगबिन हूँ, तुमने मेरे बारे में तो जरूर से सुना होगा। चुंगमांग बोलता है माफ करना, मैं इन सब चीजों के बारे में जानकारी नहीं रखता हूँ, लेकिन आखिरकार तुम मेरे बारे में क्यों जानना चाहते हो? स्क्वाड वॉरियर बोलता है मुझे कम से कम उन लोगों के पहचान तो होना ही चाहिए जो मेरे ब्लेड से मरने वाले हैं। चुंगमांग बोलता है क्या तुम्हें याद नहीं है कि कुछ समय पहले मैंने तुम्हें बुरी तरीके से पीटा था? वो गुस्से के साथ चुंगमांग के तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है, और चुंगमांग उसे अपने तरफ आते हुए देखकर अपने मन में बोलता है प्योर स्ट्रेंथ के मामले में जरूर से वो मुझसे आगे हैं, चाहे वो इनर स्ट्रेंथ हो, फिजिकल स्ट्रेंथ हो या मोमेंटम, मेरा उससे तुलना नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या ये सब चीजें मुझे स्क्वाड वॉरियर जंगबिन से कमजोर बनाता है? बिल्कुल भी नहीं। प्योर स्ट्रेंथ और स्पिरिट ये नहीं बता सकता है कि लड़ाई में कौन जीतेगा। फिर वो मूवी स्टाइल में अपने पैरों से जमीन से एक तलवार को अपने हाथ में ले लेता है और जंगबिन के अटैक को रोक देता है, जो देखने के बाद जंगबिन भी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। चुंगमांग बोलता है भले ही उसके पास ताकत है, लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस है, क्योंकि आखिरकार मेरे पास अभी भी उस समय के यादें हैं जब मैं प्लम ब्लॉसम शॉर्ट सैंड था। अगर मेरे पास प्योर स्ट्रेंथ की कमी है तो फिर मुझे बस इसे अपने ओपोनेंट से उधार लेना होगा। ये बोल
बोलकर वो किसी तरह के अटैक का इस्तेमाल करके जंगबिन को अपने से दूर धकेल देता है, जिसके बाद अपने शॉट को गोल गोल घुमाते हुए एक ही झटके में उसके ऊपर कई सारे अटैक करके आगे निकल आता है, जिसके वजह से वो वहीं पर बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तभी वो उस फैब्रिक शॉप के ओनर के तरफ देखते हुए बोलता है, अरे हाँ, मैं तो उस आदमी के बारे में लगभग भूल गया था। मैंने गलती से अपने शॉर्ट टेक्निक को एक्सपोज कर दिया। क्या उसे पता चल गया कि मैं कौन हूँ? मैंने प्लम ब्लॉसम फ्लावर को भी बनाया, तो शायद से उसे इसके बारे में पता लग गया होगा। वो आदमी बोलता है, एक पॉलिश और ब्यूटीफुल शॉर्ट टेक्निक, मार्शल आर्ट का एक हाई लेवल, और सबसे बढ़कर मुझे आपसे प्योर क्यूआई निकलते हुए महसूस हो रहा है। चुंगमंग पसीना पसीना होते हुए बोलता है, क्या उसके जैसा कोई इंसान क्यूआई को समझ सकता है? क्या ये बहुत ही ज्यादा बुरा नहीं है? और तभी वो आदमी कुछ याद करते हुए बोलता है, अरे नहीं, क्या आप साउदर्न 8 सेट से हैं? चुंगमंग हैरान होते हुए बोलता है, क्या? और फिर थोड़ी देर के लिए वहाँ पर खामोशी सा जाता है, जिसके बाद वो तुरंत ही चिल्लाते हुए बोलता है, हाँ बिल्कुल, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं साउदर्न 8 सेट से ही हूँ। वो आदमी बोलता है, मैं जानता था, प्लीज आप मुझे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। चुंगमंग बोलता है, ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें माउंट हुआ सेट के बोर्डिंग हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हमें सीनियर यंजोंग और गुल को बहुत ही ज्यादा परेशान दिखाई दे रहा होता है। गुल बोलता है, आखिरकार उसे इतना समय क्यों लग रहा है? यंजोंग बोलता है, अरे शांत हो जाओ, वो आ जाएगा, तुम तो जानते ही हो कि वो कोई बेवकूफ नहीं है, वो जरूर से वापस आ जाएगा, जल्दी या फिर बाद में, जब तक उसके साथ कोई हादसा ना हो जाए। और तभी हमें दिखाया जाता है कि गेट खुलता है और चुंगमंग अंदर आते हुए बोलता है, जब मैं बाहर था तब यहाँ पर क्या क्या हुआ? ये बोलने के बाद वो तेजी के साथ उस कपड़े को बदलकर सेठ के कपड़े पहन लेता है और सीनियर यंजोंग बोलता है, ये तो हमें तुमसे पूछना चाहिए, क्या बाहर कुछ ऐसा हुआ जो इम्पोर्टेंट हो? चुंगमंग बोलता है, ज्यादा कुछ नहीं, मेरे साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव किया गया और मुझे कुछ पैसा भी दिया गया। फिर वो फैब्रिक शॉप के ओनर के बारे में सोचते हुए अपने मन में बोलता है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी बात है कि वो मेरे बारे में पता नहीं लगा सके, लेकिन मुझे इस बात पर बहुत ही ज्यादा बुरा भी लग रहा है। प्लम ब्लॉसम शॉर्ट टेक्निक खो गया और अब ये माउंट हुआ सेट की प्रतीक भी नहीं है। फिर भी ये अफसोस की बात है कि फैब्रिक शॉप का ओनर, जिसने लगभग अपना पूरा जीवन वह इन प्रोविंस में बिताया, मेरे शॉर्ट टेक्निक को देखने के बावजूद वो माउंट हुआ सेट के बारे में पता नहीं लगा पाया। गुल चुंगमंग से पूछता है, वैसे ब्रदर, आपने टेम्पल के बाहर क्या किया? चुंगमंग बोलता है, ये कुछ ऐसा नहीं है जिसके बारे में तुम्हारे जैसे बच्चे को पता होना चाहिए। गुल बोलता है, लेकिन ब्रदर अब भी एक बच्चे ही है। चुंगमंग बोलता है, जो भी हो, बस सभी को यहाँ पर इकट्ठा करो, हमें ट्रेडिंग की जरूरत है। गुल बोलता है, आज भी ट्रेडिंग? और मन में बोलता है कि क्या तुम अभी अभी वापस नहीं आए? वो ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि रात बहुत ही ज्यादा हो चुका था। चुंगमंग बोलता है, ध्यान से सुनो सीनियर, चाहे बारिश हो, बर्फबारी हो या आंधी हो, हम आज से शुरू होने वाले ट्रेडिंग में एक दिन भी नहीं चूकेंगे। मौसम चाहे कैसा भी हो और फिर चाहे माउंट हुआ सेट भी क्यों ना गिर जाए, हम एक दिन के लिए भी ट्रेडिंग करना नहीं रुकेंगे। गुल मन में बोलता है, मैं इसके लिए तैयार हूँ, और खुश होते हुए बोलता है, मैं तुरंत ही उन्हें इकट्ठा करता हूँ। और तभी चुंगमंग बोलता है, ओ हाँ, आज मैं ट्रेडिंग के लिए नहीं आ पाऊंगा। जो सुनते ही गुल का सारा जोश शांत हो जाता है। सीनियर वनजोंग बोलता है, ब्रदर, ये ट्रेडिंग तभी मुमकिन हो पाएगा जब तुम वहाँ पर मौजूद रहोगे। हम आज खुद ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि डिसेबल सचमुच कड़ी मेहनत करे तो फिर तुम्हें वहाँ पर आना ही होगा। चुंगमंग बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ। सीनियर वनजोंग बोलता है, तो फिर हम चले जाएंगे, और वो गुल को लेकर वहाँ से जाने लगता है। चुंगमंग बोलता है, ठीक है, मैं बाद में आ जाऊंगा। चुंगमंग इसीलिए उनके साथ नहीं गया क्योंकि उसे कुछ और काम करना है। इसके बाद वो वहाँ पर लेट जाता है
और मन में सोचते हुए बोलता है, आखिरकार अब मुझे क्या करना चाहिए। हालात ऐसा है कि रिप्रेजेंटेटिव ने बिजनेसों पर कब्जा कर लिया और जिन अकाउंट बुक के मदद से इन बिजनेसों पर माउंट हुआ सेट का कब्जा है ये साबित किया जा सकता था, उन्हें हेवनली डीमन सेट के मेंबरों ने माउंट हुआ सेट के साथ जला दिया है। लेकिन अगर वो सभी अकाउंट बुक अभी भी होते तो फिर ये सब बिल्कुल भी नहीं होता। क्या मुझे बस उन पर हमला कर देना चाहिए और सभी मर्चेंट को खत्म कर देना चाहिए? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो फिर सभी सोचेंगे कि माउंट हुआ सेट ने एक छोटे बच्चे को गलत काम करने के लिए छोड़ दिया। इसलिए मुझे बस एक बहाना चाहिए, एक ऐसा बहाना जिससे माउंट हुआ सेट को उन मर्चेंट का कर्जा ना चुकाना पड़े। और ये साबित करने के लिए चाहिए सबूत, वो सबूत जो ये प्रूव करे कि वो सभी बिजनेस माउंट हुआ सेट के अंडर में थे। लेकिन दिक्कत ये है कि मुझे नहीं पता है कि बहाने और सबूत कहाँ पर मिलेंगे। फिर वो अपने मास्टर के बारे में याद करते हुए बोलता है, अकाउंट बुक, अगर मैं इसके बारे में ध्यान से सोचूं, मैंने मास्टर को कई बार उनमें कुछ न कुछ लिखते हुए देखा। जब भी मैं अंदर आता वो मुझे देखते ही तुरंत ही कुछ किताबों को छुपा देता और तभी अचानक से उसके दिमाग में कुछ आता है और बोलता है, जरा एक मिनट, वहाँ पर तो सिर्फ कुछ ही किताबें थे, इसका मतलब बाकी उन्होंने जरूर से कहीं और रखा होगा। ये बोलते हुए वो तुरंत ही बिस्तर से उठ जाता है और फिर आगे बोलता है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि जब माउंट हुआ सेट इतने सारे बिजनेस को चला रहा थे तब उनके हिसाब रखने के लिए सिर्फ कुछ ही अकाउंट बुक थे, सीक्रेट स्टोरेज जिसके अंदर सिर्फ सेट के लीडर ही जा सकता है। वहाँ पर मुझे जरूर से कुछ न कुछ मिलेगा। मास्टर ने जरूर से वहाँ पर कुछ अकाउंट बुक रख दिया होगा। मैंने इसके बारे में पहले भी कोई अफवाह सुना था, लेकिन अगर सच में कोई सीक्रेट स्टोरेज है तो फिर जरूर से इसका एंट्रेंस सेट लीडर के रेसिडेंट के आसपास ही कहीं पर होना चाहिए। मुझे ध्यान से सोचना होगा। सेट लीडर के रेसिडेंट को बिल्कुल भी बदला नहीं किया है, ये माउंट हुआ सेट में ही कहीं पर तो है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है कि वो कहाँ पर हैं। और फिर ध्यान से सोचने के बाद बोलता है, सेट लीडर के रेसिडेंट के पीछे के पहाड़िया ये अंडरग्राउंड होना चाहिए। अगर उन्होंने पहाड़ के नीचे कहीं पर स्टोरेज बनाया तो फिर किसी के लिए ये पता लगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा कि वो कहाँ पर है। फिर वो स्माइल करते हुए बोलता है, ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं अभी ट्रेजर हंटिंग में जाने वाला हूँ। और फिर तुरंत ही खिड़की से कूदते हुए बाहर जाते हुए बोलता है, मास्टर, अगर मैं स्टोरेज को तोड़ देता हूँ तो फिर इसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। हमें उसके मास्टर को दिखाया जाता है जो कि किसी वजह से बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि उन्होंने वहाँ पर कुछ ऐसे चीज को छुपाया जिसके बारे में वो किसी को भी पता लगने नहीं देना चाहता है। चुंग मायोंग आगे बोलता है, आखिरकार क्या माउंट हुआ सेट को बचाना मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होना नहीं चाहिए? अगर मुमकिन हुआ तो फिर मैं इसे अपने हाथ में लिए बिना सेट लीडर को सौंप दूंगा। फिर वो कहीं से एक पिकेक्स उठा के बहुत ही तेजी के साथ पीछे के पहाड़ी के तरफ निकल जाता है। फिर हमें कुछ देर के बाद पहाड़ियों के बीच में बहुत ही तेज लाइट चमकता हुआ दिखाया जाता है। फिर हमें चुंगमांग को दिखाया जाता है जो कि बोलता है, हे भगवान, मैं तो मरने वाला हूँ। ये एक छोटी सी पहाड़ी हो सकता है लेकिन अभी भी ये एक पहाड़ ही है और पूरे पहाड़ की खोज करना कोई आसान काम नहीं है। ये बोलने के बाद वो दोबारा से अपने एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए जमीन के अंदर भेज देता है ताकि वो अंडरग्राउंड स्टोरेज रूम का पता लगा पाए। लेकिन फिर भी उसे कुछ भी पता नहीं चलता है। वो बोलता है, मुझे नहीं पता है कि ये कहाँ पर हैं, लेकिन यहाँ जमीन के नीचे खाली जगह होने का और कोई दूसरा कारण नहीं है। हमें दिखाया जाता है कि वो और भी ज्यादा थक जाता है और फिर कुछ देर के बाद आराम करने के बाद वो दोबारा से दूसरी जगह पर जाकर कोशिश करने लगता है और इस बार उसे जमीन के नीचे एक खाली जगह मिल जाता है जिसे महसूस करने के बाद वो तुरंत ही उसे खोदना शुरू कर देता है और फिर कुछ देर खोदने के बाद उसे एक पक्की ग्राउंड मिलता है जो कि
ईंटों से बना हुआ था। वो उसे देखकर हैरान होते हुए बोलता है, ईंटें? अगर ये माउंट हुआ सेट का सीक्रेट स्टोरेज है तो फिर इसका कोई भी मतलब नहीं है कि ये सिर्फ ईंट से बना हुआ है। ये इससे भी मजबूत होना चाहिए और होना हो माउंट हुआ सेट के अकाउंट बुक वहीं पर हैं। और फिर वो एक ईंट को हटाकर अंदर की तरफ देखने लगता है, जिसे देखने के बाद वो खुश होते हुए बोलता है, मुझे वो रास्ता मिल गया जो सीक्रेट स्टोरेज की तरफ जाता है। लेकिन तभी वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि सामने के ओर से सेट लीडर चलकर सीक्रेट स्टोरेज की तरफ ही आ रहा था। क्योंकि चुंगमांग से हमें पता चला था कि सीक्रेट स्टोरेज का एंट्रेंस सेट लीडर के रेसिडेंट के अंदर ही है, तो इसीलिए सेट लीडर इस जगह पर आसानी के साथ आ जा सकता है। चुंगमांग हैरानी के साथ बोलता है, सेट लीडर तो वो छुपे हुए तिजोरी के बारे में जानता है। हमें दिखाया जाता है कि सेट लीडर सामने के दरवाजे को जाकर छूता है और उस दरवाजे के ऊपर काफी ज्यादा खरोच लगा हुआ था, लेकिन सेट लीडर दरवाजे को खोलता नहीं या फिर खोल नहीं पाता है क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि उनका हाथ कांप रहा होता है और वो काफी ज्यादा सैड भी होता है। चुंगमांग ये देखते हुए बोलता है, वो कुछ भी करने की कोशिश नहीं कर रहा है। ये तो एक ऐसे आदमी की तरह दिखाई पड़ रहा है जैसे कि वो कुछ भी नहीं कर सकता। ढहता हुआ माउंट हुआ से मार्शल आर्ट की ताकतें कम होती जा रहा है और इसकी संपत्ति भी कम होता जा रहा है। ऐसे हालातों में माउंट हुआ सेट को लीड करना ये काफी ज्यादा निराशाजनक है। माउंट हुआ सेट जिस जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने अपना पूरा जीवन लगा दिया, उस जगह को टूटते हुए देखना आपको कैसा लगेगा? और ऊपर से आप उसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन सेट लीडर उस फीलिंग के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बता सकते क्योंकि एक सेक्ट लीडर एक ऐसा पर्सन होता है जिस पर डिसाइबल भरोसा कर सकते हैं और इसलिए वो ऐसे जगह पर अकेले ही दर्द और उदासी को बयां करता है। इसके बाद हमें सीधा ही अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां पर कि सेट लीडर आप उस जगह से जा चुका है और चुंगमांग एक बड़ा सा होल करके उसके अंदर चला आता है और फिर आसपास ध्यान से देखते हुए बोलता है, गलती मेरी है लेकिन अभी भी देर नहीं हुआ। सबसे पहले मैं इस बकवास दरवाजे को खोलूंगा। ये बोलकर वो अपने एनर्जी का इस्तेमाल करके उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से उसके एनर्जी बाउंस हो जाता है जिसे देखकर वो हैरान होते हुए बोलता है, एनर्जी बाउंस हो गया? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये एवरलास्टिंग मेटल है? और ये 1 फुट से भी ज्यादा लंबा है। मैंने सोचा भी नहीं था कि सीक्रेट स्टोरेज दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल से बना होगा, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो सोने से भी कीमती है। और जिस हिसाब से इसके साइज से दुनिया के ताकतवर इंसानों को भी इसे खोलने में काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा और यही वजह है कि सेट लीडर ने इसे खोलने की कोशिश भी नहीं की। और दिक्कत ये है कि मैं भी इसे खोल नहीं सकता। मास्टर का मार्शल आर्ट लेवल भी उतना ज्यादा हाई नहीं था कि वो एवरलास्टिंग मेटल को भेद सके। अगर ये एक दरवाजा है और मास्टर इसके अंदर आ जा सकता था तो फिर इसका मतलब जरूर से इसे खोलने का कोई तरीका है। काश में वो तरीका ढूंढ पाता। फिर वो उस दीवारों के पैटर्न को बहुत ही ध्यान से देखने लगता है और ध्यान से देखने के बाद उसे पता चलता है कि ये पैटर्न 24 मूवमेंट प्लम ब्लॉसम शॉट टेक्निक से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। और फिर वो और भी ध्यान से देखने के बाद उसे वहां पर और भी 2 टेक्निक के निशान दिखाई देता है, जो कि है इक्विलिब्रियम शॉट टेक्निक और दूसरा है बम्बू लिप शॉट टेक्निक। वो बोलता है, अब जबकि मुझे पता है कि ये ब्लेड के निशान हैं, तो मैं अब उन्हें धीरे धीरे पहचान पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि यही इस दरवाजे को खोलने का तरीका है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि आखिरकार मैं उन शॉर्ट टेक्निकों को किस तरीके से परफॉर्म करूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उन टेक्निकों को परफॉर्म करना नहीं जानता, लेकिन फिलहाल मैं एक बच्चा हूँ और फिलहाल मेरे लिए उन टेक्निकों को परफॉर्म करना नामुमकिन है। वो बोलता है, 1 मिनट, मेरे पास एक रास्ता है, लेकिन सच में मैं ऐसा करना नहीं चाहता। दरअसल वो यहाँ पर जिस तरीके के बारे में बात कर रहा है
है वो है लाइफ फोर्स का इस्तेमाल करना। लेकिन लाइफ फोर्स को इस्तेमाल करना कोई आसान बात नहीं होता है, ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, जैसे कि उसके जान भी जा सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए कोई दूसरा तरीका ना होने पर वो इस रिस्क को लेने के लिए तैयार हो जाता है और अपने लाइफ फोर्स का इस्तेमाल करने लगता है। इसके वजह से हमें दिखाया जाता है कि उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वो बोलता है मेरे पास सिर्फ एक ही मौका है, सिर्फ एक ही कोशिश के साथ मुझे ये पूरा करना होगा। मुझे नहीं पता है कि मैं ये कर पाऊंगा या फिर नहीं, लेकिन मेरे बॉडी इसे ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाएगा, तो मुझे जल्दी करना होगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि दोबारा से उसके मुंह से खून निकलने लगता है, लेकिन फिर भी वो पूरे ताकत के साथ शॉट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है। वो एक ही झटके में तीनों शॉट टेक्निक को परफॉर्म करता है और फिर तुरंत ही घुटने के बल आकर खून के उल्टियां करने लगता है। वो सामने की ओर देखते हुए बोलता है क्या इसने काम किया? अगर इतना सब कुछ करने के बावजूद ये काम नहीं करता है तो फिर ये काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। और तभी उसे अपने पीछे के धूल को उड़ता हुआ दिखाई देता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो डोर धीरे धीरे ओपन होने लगता है और ये देखने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो खुश हो ही रहा था कि तभी उसे फिर से खून के उल्टियां होने लगता है। वो बोलता है मुझे तो लगा था कि मैं 1 महीने तक बिस्तर पर पड़ा रहूंगा, लेकिन ऐसा लगता है कि 1 महीने नहीं, मुझे कम से कम 2 महीनों तक बिस्तर पे पड़े रहना होगा। माउंट हुआ सेट को बचाना बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है। और फिर स्माइल करते हुए बोलता है क्या मैं इस पर नजर डालूं कि मास्टर इसके अंदर क्या छुपा रहा है? ये बोलकर वो डोर को ओपन करते हुए अंदर जाने लगता है। और फिर इसी सीन को दिखाते हुए ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे वाला स्टोरी और भी ज्यादा मजेदार होने वाला है। अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रहा है तो फिर कमेंट पे बता देना और एक लाइक जरूर से कर देना। मैं मिलता हूँ आप सभी से एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।